गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबों का म्यूजिक मैथ में स्वागत है बच्चों। म्यूजिक मैथ में आप सबों का स्वागत है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक सॉन्ग से गाना मतलब स्टडी को शुरू करते हैं। तो सॉन्ग क्या है, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तुम मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तुम मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। धड़कता है दिल, धड़कता है दिल तुम्हारे लिए, मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का फटाफट 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 आंसर हम लोग देंगे। फटाफट आप किस से आंसर दे सकते हैं, जब आपका बेसिक अच्छा हो तभी आप फटाफट इंटीग्रेशन का आंसर दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो बच्चे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग जानते हैं ये दो टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल, अगर मैं e⁻x लिखूं तो ये मेरा नेचुरल होती है, और अगर मैं a⁻x लिखूं तो ये मेरा कॉमन होता है। एक अगर वैल्यू का बात करोगे तो ये 1 से बड़ा होता है। तो ये हो गया, e का वैल्यू होती है 2.718 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है। ये तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड यू नो ऑल्सो इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होती है। हम आप लोग बताए थे लास्ट क्लास में क्या बताए थे, डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होती है जैसे इंटीग्रेशन के लिए, और सांसों की ज़रूरत होती है कैसे, ज़िंदगी के लिए। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि dx, अगर मैं e⁻x का इंटीग्रेशन करूं तो क्या डिफरेंशिएशन करूं तो e⁻x होगा। बच्चों अगर मेरे पास d/dx e⁻x है और साथ में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होती है और e⁻x का e⁻x होगा, तो इतना वैल्यू आएगा। तो e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x है, और e⁻x प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन भी e⁻x है। तो बच्चों जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे e⁻x का, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ, जैसे मेरे पास मान लो f(x) है, और f(x) का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन करने से मिलता क्या है बच्चों, f(x) मिलता है, और f(x) का अगर आप इंटीग्रेशन कर देंगे ना तो फिर f(x) मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम e⁻x का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x। अब बात ये हो रही कि ये जो फंक्शन है इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x आंसर होगा कि e⁻x प्लस के आंसर होगा। तो इंटीग्रेशन बच्चों दो टाइप का होता है, एक डेफिनिट होती है, एक इनडेफिनिट होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों, ये जो हम लोगों का सिंबल है इंटीग्रेशन का, इसके ऊपर में लोअर में अगर कोई नंबर लिखा रहता है तो उसको डिफिनिट इंटीग्रेशन कही जाती है, और अगर नंबर लिखा हुआ नहीं है तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, आपको कांस्टेंट लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स हम ये वाला कहानी को फॉलो करेंगे। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर मुझे e⁻x का इंटीग्रेशन करना हो तो e⁻x प्लस के लिखेंगे, और इस
फार्मूला के थ्रू अभी हम लोग चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कितना फास्ट आप इंटीग्रेशन कैसे फटाफट बना सकते हो भाई, इसके बारे हम बात करेंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, हम लोग चर्चा कर चुके थे कि dy/dx अगर अगर मैं 4x का बताऊं, e⁴x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो तो e⁴x का कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। e का डिफ्रेंशिएट होती है उसका पावर के रेस्पेक्ट में, तो पावर में 4x है तो इस प्रकार से लिखेंगे। फिर यहाँ पे मैं 4x लिखूँगा, यहाँ पर भी 4x लिखेंगे, तो क्या होगा 4x होगा। 4 मेरा बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। कांस्टेंट क्या है, बाहर जाएगा। कांस्टेंट बाहर जाने के बाद क्या होगा, dx/dx बचेगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन है बच्चों। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छा से आता है तो इंटीग्रेशन में नो प्रॉब्लम, और अगर आपका डिफ्रेंशिएशन प्रॉब्लम है तो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे पहले आपको डिफ्रेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करना होगा, अगर नहीं है कोई बात नहीं, किया जाएगा, यही हम लोग का इसका आंसर होगा। तो बच्चों मैं इस इंटीग्रेशन जब पढ़ा रहा हूँ तो डिफ्रेंशिएशन करके आपको क्यों दिखा रहा हूँ, कारण ये है कि डिफ्रेंशिएशन में जो ई का पावर है, एक्स का जरा कोफिशिएंट देखिए, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, और जब आप डिफ्रेंशिएट किए तो कोफिशिएंट किस में आया, कोफिशिएंट आपका इनटू के फॉर्म में आया। तो इनटू के फॉर्म में आया तो इंटीग्रेशन जब करोगे तब क्या होगा, वो डिवाइड के फॉर्म में आएगा। करके देखें, डिवाइड के फॉर्म में आएगा। मतलब अगर मैं यही क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा क्या है, e⁴x है, और e⁴x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा आंसर तो ही रहेगा ना e⁴x, बट यहाँ 4 इंटू में दिख रहा है, यहाँ 4 डिवाइड में होगा। प्लस एक क्वेश्चन लेना है, सी के जो भी मन करता लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन लेंगे। तो बच्चों इस चीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ तो एक्सप्लेन ऐसी होगी। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, e⁴x। अब हमें इस e का इंटीग्रेशन करना है, e का इंटीग्रेशन करना है। तो e का इंटीग्रेशन जब भी करोगे तो क्या चीज़ में नज़र लगाना पड़ता है, e का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ जो e का पावर जो लिखा रहता है और यहाँ पे जो लिखा रहता है, ये दोनों बराबर है कि नहीं। सबसे बड़ी टेंशन वाली बात ये होती है कि हम लोगों को इंटीग्रेशन में फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, फॉर्मूला जानने से भी आप बना नहीं पाओगे जब तक उसका फाउंडेशन पता ना हो। फाउंडेशन क्या बताता है कि e⁴ यहाँ जो पावर रहेगा, अगर वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ हो तो आप ज़रा ध्यान से देखो, मैं एक क्वेश्चन फिर से ले रहा हूँ, e⁴x और यहाँ भी dx। आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला बराबर है कि नहीं। तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसको कुछ नहीं करना है, e⁴x + c लिखना है। दूसरा मैं ले रहा हूँ इंटीग्रेशन यहाँ पे f(x) है और यहाँ पे d, यहाँ पर भी f(x) है, तो इसको भी कुछ नहीं करना है, बस यही मेरा आंसर हो गया। एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन e⁴sin x d sin x है। इसका मुझे कोई आंसर पूछेगा तो क्या आंसर दूंगा मैं, e sin x + c दूंगा। तो इस तरीक़ा से आंसर होगा। बट अगर मेरे पास क्वेश्चन अगर ऐसा हो, e⁴ यहाँ पे मेरा sin x है और यहाँ पे अगर मेरा dx है, तो इसका ये आंसर अगर आप लिखेंगे तो ये आंसर लिखेंगे तो आपका सरासर गलत हो जाएगा। तो देखना पड़ता है कि यहाँ लिखा हुआ और ये वाला सेम है कि नहीं, और अगर सेम ना हो तो सेम करना पड़ता है, सेम अगर ना हो तो सेम करना पड़ता है। तो ज़रा ध्यान से देखिए मैं सेम कैसे करता हूँ, e⁴x × dx है। अब मैं क्या करूँ, लेट करूँगा, 4 × x को लेट कर दिए t, 4x का डिफ्रेंशिएट, 4 मेरा कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 4x का डिफ्रेंशिएट तो 4 होगा और t को लिखेंगे dt/dx। यहाँ से अगर हम dx निकालेंगे तो 4 × हो जाएगा dx बराबर आएगा dt, तो dx बराबर आएगा dt/4x। अब प्रेम से मेरा बात को सुनिए, जब आप 4x बराबर t लिए, मतलब 4x के जगह जब आप t बैठाओगे तो e का वेरिएबल कौन हो जाएगा, t होगा। तो जब e का वेरिएबल t होगा तो d के जगह पर भी dx नहीं दिखेगा बल्कि dt दिखना चाहिए। तो नाउ अब मेरा काम क्या होगा, काम ये होगा कि e का पावर जो है t होगा और dx के जगह dt/4 होगा। तो 1/4 को मैं बाहर किया, e⁴t और dt होगा, 1/4 होगा, e का पावर t + c होगा। तो 1/4 लेंगे, 1/4 लेने के बाद e⁴x + c
ये हम लोगों का आंसर होगा। तो बच्चों इस तरीक़ा से हमें प्रैक्टिस करना है। ये देखिए आप क्वेश्चन बनाए, अब क्वेश्चन आप फूक फूक कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको बेसिक चीज़ पता होता है ना तो आप आंसर फूक फूक दे सकते हो। फूक फूक कैसे आंसर दोगे, देखो इंटीग्रेशन में e⁻x+3 d(x), ये क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ। तो क्या लिखना है, e⁻ जो है वो तो रहेगा ही, साथ में x का जो कॉफिशिएंट होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, x का जो कॉफिशिएंट होता है, x का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, मतलब बटे के नीचे 1 लिखना है। 1 को कौन लिखेगा बाबू, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मेरा प्रॉब्लम मेरे पास आ रहा है, प्रॉब्लम ये है e⁻x है, e⁻x है। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻ मेरा -x रहेगा। x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉफिशिएंट हो तो उसको लिखना, 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 नहीं है बल्कि -1 है, तब तो उसको लिखना पड़ेगा +c है। 1 रहेगा तो नहीं लिखना है, लेकिन 1 के अलावा कोई दूसरा रहे तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो -1 था तो लिख लिए, अब -1 था तो लिख लिए, तो क्या हो गया मेरा, -1 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस आंसर आएगा। इतना हम लोगों का आंसर होगी। नेक्स्ट मेरे पास प्रॉब्लम है e⁻4x+3 d(x), इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻4x+3, x का कॉफिशिएंट अगर ढूंढोगे 4 दिख रहा है, तो जो भी है उसको नीचे बैठा दो भाई। जो भी कॉफिशिएंट है उसको क्या करने का, उसको नीचे बैठाने का। जो भी कॉफिशिएंट उसको क्या करना है, नीचे बैठाना है। फिर देखिए d 7x+3 है और यहाँ पे d लिखा हुआ है 7x+3। मैं आपको क्या सिखा चुका हूँ कि अगर यहाँ लिखा हुआ और ये वाला बराबर हो तो घबराने का नहीं, आराम से छापने का। नेक्स्ट मेरे पास प्रॉब्लम है i बराबर क्या क्वेश्चन दिख रहा है, i बराबर मेरे पास है यहाँ भी sin x लिखा हुआ है और d sin x है। इसका अगर मुझे आंसर कहा जाए क्या आंसर होगा, भाई इसका आंसर बता दे, तो इसका आंसर वेरी सिंपल है बेटा, वेरी सिंपल है। यहाँ जो चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ भी है, तो कुछ नहीं, बस हमें छापना है, +c लिखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास प्रॉब्लम है e⁵ है d(x). अगर इसका मुझे करना है तो हम तो जानते हैं बाबू क्या होता है, e का पावर जो भी उसको लिखेंगे, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x का कॉफिशिएंट देखेंगे। x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 के अलावा अगर दूसरा है तो लिखेंगे, और अगर 1 है तो नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे -1 है तो लिखेंगे +, यही तो आंसर हुआ। तो इस प्रकार से अगर आपको बेसिक चीज़ अच्छा से पता है तो आप इंटीग्रेशन जो है ना फटाफट बना सकते हो। अभी तो स्टार्ट है, धीरे धीरे सीखना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, और ज़रूर धीरे धीरे पढ़िएगा, ज़रूर समझिएगा, ज़रूर जानिएगा, ज़रूर क्लियर भी कर पाइएगा। तो बच्चों प्रेम से पढ़ना है, प्रेम से सीखना है। ज़रा ध्यान से देखिए, e⁻ क्या है, x है, इंटू अगर मेरा cos x है, d(x) है। ये प्रॉब्लम कैसे बनाया जाए, ये प्रॉब्लम थोड़ा हट के दिख रहा है बेटा, हट के दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं करना है। ये जो हम लोग का e का पावर दिख रहा है ना, उसको लेट करो। तो e का पावर क्या है, sin x है, लेट करो। ये थोड़ा सा, ये जो मेथड बताया उसे थोड़ा ये हट के है, लेट किए तो लेट करेंगे t। साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कोस होता है, और इधर क्या लिखने का, dt/dx। तो बेटा क्या होगा, cos x इंटू dx बराबर dt होगा। तो dx बराबर क्या होगा, dx बराबर dt इंटू cos x होगा। सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस डिफ्रेंसिएशन चाहिए, इंटीग्रेशन के लिए टिनिंग 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 टिंग ना 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 ना। dx का वैल्यू बैठा दिए dt/cos x, cos x कैंसल ईच अदर, ना 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 ना, e⁻t का इंटीग्रेशन। देखो बाबू, अब ये वाला और ये वाला क्या सेम दिख रहा है, क्या सेम दिख रहा है, e का पावर t और यहाँ पे जो d के साथ है क्या सेम दिख रहा है, हाँ सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो छाप दो भाई e⁻t प्लस, बाद में भूलना मत, जैसे इंटीग्रेशन होगी c लगा देना, जैसे ही फॉर्मूला यूज होगा काम खत्म हो गया c लगा देना, काम खत्म हो गया c लगा देना।
काम खत्म हो गया, सी लगा देना। अब टी का वैल्यू जो तुम जानते हो, देखो टी का वैल्यू क्यों बैठाना है, क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स है तो आंसर जो दिखेगा वो भी एक्स में दिखेगा। वेरी इस सिंपली याद रखो, क्वेश्चन में वेरिएबल अगर एक्स है तो आंसर भी एक्स दिखेगा, क्वेश्चन में वेरिएबल टी है तो आंसर में भी टी दिखेगा। ये वेरी सिंपल चीज़ है, ये कोई हार्ड वाली बात नहीं है। प्लस सी यही मेरा आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से प्रेम से बनाना है। नेक्स्ट डे फिर हम लोग मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत मज़ेदार तरीका से पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद दोस्तों।